सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि आप एक कॉटन बर्ड को पानी में डिप करोगे तो जैसे ही आप टच करते हो पानी ऊपर राइज करता है, पर यही पानी अगर लोटस की लीफ पे है तो वो लोटस की लीफ को वेट नहीं करता, रेदर एक बॉल के शेप में मतलब ड्यू के शेप में रह जाता है। या पानी लीव्स पे हो, प्लांट के लीव्स में भी पानी ड्रॉप के शेप में ऐसे साइड में पड़ा रहता है, लेकिन अगर यही कॉटन होता, अगर एक कॉटन का पीस होता या कपड़े का पीस होता, पानी आते ही पूरा स्प्रेड हो जाता, ड्रॉप पड़ते ही पूरी स्प्रेड हो जाती और एब्जॉर्ब हो जाती। प्लास्टिक पे भी पानी अगर पड़ता है तो वो थोड़े थोड़े एरिया में एकमलेट हो जाता है रेदर देन स्प्रेड होने में एंड एब्जॉर्ब होने में। तो ये प्रॉपर्टीज़ इतनी डिफ़र क्यों कर रही है? कोई ऑब्जेक्ट पानी एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है, कोई रिपेल क्यों कर रहा है? जैसे अगर आप खाना खाते हो, अगर कुछ ऑयली खाना है तो ऑयली खाने के बाद अगर आप सिर्फ पानी से हाथ धोने जाओ तो ऑयल साफ़ नहीं होता, आपका हाथ स्टिल ऑयली रहेगा, क्योंकि पानी ऑयल के ऊपर ड्रॉप्स बनाता है लेकिन ऑयल के साथ मिक्स नहीं होता। ऑयल एंड पानी, अगर आप एक ग्लास में पानी लो, उस पर थोड़ा ऑयल डालो, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, पर मोस्टली ऑयल्स पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, मतलब ऑयल और पानी मिक्स नहीं होंगे। इसी के कारण आप हाथ धोते हो तो पानी से ऑयल जाता नहीं, आपको साबुन मतलब सोप या डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ेगा, मतलब साबुन से आप अगर हाथ धोओगे तब जाके वो ऑयल निकलेगा। ये सरफेस टेंशन पानी की प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी फ्लूइड की रेदर, नॉट पानी, लिक्विड की प्रॉपर्टी है ये सरफेस टेंशन, इसके कारण होता है। सरफेस टेंशन होता क्या है? पहले इसके बेसिक रीज़न के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर कोई ये बकेट है, अब इसमें इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस लेवल तक मानते हैं पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर एयर है, ये एयर है, नीचे पानी भरा हुआ है। तो अब इसके सरफेस के पास क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स बना दिए, ये वाले मॉलिक्यूल को आप कंसिडर करो, ये जो रेक्टेंगल के अंदर है, इसमें एयर की डेंसिटी तो बहुत कम है सच, तो ये पार्टिकल को नीचे की तरफ से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा रेदर देन ऊपर की तरफ से। ऊपर एयर में तो एक या दो मॉलिक्यूल इसके आसपास है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स है एंड ये पानी के अंदर, तो इस मॉलिक्यूल पे एयर की तरफ बहुत कम फोर्स लग रही होगी और नीचे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। आप इस कोई भी बीच वाले मॉलिक्यूल को कंसिडर करो तो इसके हर तरफ पानी है, पानी का केस कंसिडर करते हैं तो इसके हर तरफ पानी है, तो ये पार्टिकल 1 है एंड ये पार्टिकल 2 है। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए सिर्फ नीचे पार्टिकल्स है जो उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्टिकल के लिए ये फर्स्ट पार्टिकल है एंड ये सेकंड पार्टिकल है, इसको हर तरफ से पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हर तरफ से पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो सेकंड जो पार्टिकल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगी, इसकी कम नेगेटिव होगी। अट्रैक्शन है इसके लिए नेगेटिव तो रहेगी, अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो ये पार्टिकल बाहर फ्लो कर जाता, कहीं ऐसे फ्लूइड के अंदर ही फ्लो करना ज़रूरी नहीं होता, मतलब लिक्विड के अंदर फ्लो करना ज़रूरी नहीं होता, ये बाहर चल जाता एटमॉस्फेयर में। लेकिन इसमें अट्रैक्शन है, कुछ तो अट्रैक्शन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है, इसके लिए पानी के तो अंदर रहेगा, लेकिन कंपेयर टू सेकंड मॉलिक्यूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा कम नेगेटिव या पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा बोल सकते हैं। तो अगर इस पार्टिकल को, सेकंड पार्टिकल को कम्प्लीटली इन्फिनिटी पे ले जाना होता, मतलब कम्प्लीटली अवे करना होता, तो हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन देनी पड़ती, हीट ऑफ VAPO। ये एक्चुअली मतलब हम एक मॉलिक्यूल को एक मोल मॉलिक्यूल मान लेते हैं, तो इस मोल के लिए पूरी हीट ऑफ वेपराइजेशन देनी होती, क्योंकि ये कम्प्लीटली अंदर सबमर्ज्ड है, जितनी भी किलोजूल्स होती।
पर जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है ये नियरली हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स से, मतलब सिर्फ डाउन साइड है ना, अगर ये 360 डिग्री है तो सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल्स उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ऊपर तो एयर है जिसकी डेंसिटी रिलेटिवली हम 0 मान सकते हैं, इसकी रो अप्रॉक्सीमेटली 0 मान सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो सिर्फ नीचे वाला का ही अट्रैक्शन है, तो इसके कारण जो सरफेस एनर्जी है, इस सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो नियरली हाफ ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। सरफेस पे जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो हाफ ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन है, क्योंकि इसको पूरे 360 डिग्री के पार्टिकल से दूर करना पड़ रहा है, इसको सिर्फ 180 डिग्री पे जो पार्टिकल्स है उनसे दूर करना पड़ रहा है। तो हमने अभी देखा कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम नेगेटिव है, एंड इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी है उनमें। तो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स है वो हायर एनर्जी स्टेट पे है, वो कुछ टेंशन में है। तो जैसे एक ड्रॉप ले लेते हैं, ये ड्रॉप में अंदर और बाहर प्रेशर का डिफरेंस होता है। अंदर अगर P1 प्रेशर है और बाहर P2 प्रेशर है तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, फिर भी ये ड्रॉप बर्स्ट नहीं होता। ये भी सरफेस टेंशन के कारण है। सरफेस टेंशन इस ड्रॉप को बाइंड करके रखता है, इसके शेप को रिटेन करके रखता है। अब ड्रॉप स्फेरिकली क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा एनर्जी पे है, तो कोई भी सिस्टम ये नहीं चाहेगा कि उसकी एनर्जी ज़्यादा हो, हमेशा एनर्जी नेगेटिव करने की, नेगेटिव में मॉड्यूलस ज़्यादा करने की ट्राई करेगा। तो अगर कोई ड्रॉप है तो मतलब कोई वॉल्यूम ऑफ वाटर V है, हमें बस V वॉल्यूम का वाटर है, तो ये ट्राई कर, अगर हम इसे वैक्यूम में रखें तो ये ट्राई करेगा कि इसकी सरफेस एनर्जी सरफेस मिनिमम एरिया की हो, क्योंकि ये सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है। तो अगर इसकी एरिया मिनिमम होगा तो इसकी एनर्जी, इसका एनर्जी स्टेट वो भी मिनिमम होगा। अगर हम केसेस कंसीडर करें, हम एक केस कंसीडर करते हैं क्यूब का और सेकंड लेंगे स्फीयर का। वॉल्यूम कांस्टेंट है V, इसका भी वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम V। तो स्फीयर में V वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, तो इसे r निकाल सकते हैं 3/4 टाइम्स ऑफ V, नीचे पाई का क्यूब रूट, ये हो जाएगा रेडियस। अब इससे हम एरिया निकालेंगे। इसे एरिया कैसे निकालेंगे? स्फीयर का एरिया होता है एरिया स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। तो ये हो जाएगा, r की वैल्यू डालेंगे तो एरिया आ जाएगा 4π इंटू r², तो 3/4π इंटू V टू द पावर 2/3। ये एरिया आ जाएगा स्फीयर के केस में। अब यही हम क्यूब के लिए कैलकुलेट करें तो V इज इक्वल टू A क्यूब, A इज इक्वल टू V की पावर 1/3, एरिया हो जाएगा 6A², एरिया ऑफ क्यूब, तो 6 इंटू V की पावर 2/3, तो V की पावर 2/3 तो दोनों जगह कांस्टेंट है, तो इसको V की पावर 2/3 अलग निकाल लिया। तो अब कंपेयर करना है 6 और 4π की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 2/3। इसको आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि 6 बड़ा होता है, मतलब क्यूब
अगर एक V वॉल्यूम का लिक्विड है वैक्यूम में पड़ा है, तो अगर वो क्यूब के शेप में एडजस्ट होगा तो उसका सरफेस एरिया जो होगा वो एज़ कम्पेयर टू स्फीयर कम होगा। ऐसे आप दूसरे केसेस भी ले सकते हो, लेकिन हम सारे केसेस तो कंसिडर कर नहीं सकते, मतलब कोई भी रैंडम शेप भी हो सकता है। इसके लिए मैथमेटिकली प्रूव करना हार्ड है, लेकिन हम ये रिज़ल्ट ले सकते हैं ये ऑब्जर्वेशन से हम रिज़ल्ट ले सकते हैं कि इन वैक्यूम कोई भी वॉल्यूम स्फीयर अगर बना रहा है, स्फीयर शेप में एडजस्ट हो रहा है, इसका मतलब है स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम। सरफेस एरिया सबसे कम है तो क्या होगा, उसकी सरफेस एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि सरफेस एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी है ना जो उसके पास है, तो वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में रहेगा। तो हम ये ट्रिक बहुत काम आती है कि सरफेस एनर्जी मिनिमम करने की ट्राई करेंगे ऑब्जेक्ट, अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने की ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चंस में बहुत काम आता है। एक और है सरफेस टेंशन। अब ये एनर्जी होगी कितनी वो देखने के लिए, जैसे ये एक फिल्म बबल की जो फिल्म होती है ना, एक पतली सी फिल्म में कोई भी सोप वाटर ले सकते हो या बबल की फिल्म है। तो एक फिल्म से मतलब होता है इट्स लाइक 15 और 16 मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल की लेयर होती है उससे ज़्यादा मोटी नहीं होती, इससे इतनी पतली सरफेस होती है। तो अगर ये टॉप व्यू है और इसका साइड व्यू हम देखें तो एक स्टील की फ्रेम है, स्टील की फ्रेम, और ये रॉड है। एकदम साइड से देखें तो ये एक रॉड है, ये चीज़ एक रॉड है। तो साइड से क्या होगा, एक फिल्म एक लेयर ऊपर बनेगी और एक लेयर नीचे बनेगी, 2 लेयर बन रही है इस पर। यहाँ पे हमने जो बबल्स ब्लो करने का होता है उसे हम क्या करते हैं, सोप में डिप करते हैं एंड ब्लो करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये एक यू शेप्ड वायर है, इस पर एक ये रॉड पड़ी है, इसको हमने बबल में डिप किया, बबल वाटर में डिप किया, बाहर निकाल रहे हैं एंड ये रॉड को बाहर मूव करेंगे। ये रॉड को बाहर मूव करेंगे तो इसका एरिया बढ़ेगा। तो अब हम पहले इसको साइड से देख रहे हैं कि कितना एरिया बढ़ेगा वो। अब यहाँ पे एक लेयर नहीं है, एक सिंगल लेयर हमें तो दिख रही है, एक सिंगल लेयर, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखो तो कुछ ऐसी फिल्म होगी ना, एक रॉड, ये रॉड के ऊपर एक सरफेस और नीचे एक सरफेस, बीच में अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एक लेयर जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम सरफेस एनर्जी की बात कर रहे हैं कि ये अगर सरफेस है तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, नीचे वालों की कम होगी। तो समथिंग अराउंड 15-20 लेयर्स के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है इनकी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है, यहाँ पे थोड़ी कम है, उसके बाद यहाँ से कांस्टेंट होने लग जाती है 15-20 लेयर के अबाउट। तो हम सरफेस एनर्जी जो भी लेयर्स की लेते हैं उनकी थिकनेस अराउंड इतनी ही होती है, 10 मॉलिक्यूल की लेयर ऐसी। तो अगर एक रॉड है तो उसमें तो 2 लेयर होगी। तो अगर हम इसे F फोर्स लग रही है हमें पुल करने के लिए और ये D डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो हम वर्क डन कितना कर रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्क डन। और चेंज इन एनर्जी कितनी आ रही है, अगर हम मान रहे हैं S इज इक्वल टू एनर्जी एनर्जी पर यूनिट एरिया, S इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया हम मान रहे हैं। तो फोर्स, ये तो वर्क डन हो गया। अब हमारा एरिया कितना बढ़ जाएगा, D डिस्टेंस मूव करेगा और ये लेंथ L है, तो यहाँ पे समवॉट ये आएगा, ये एरिया हो जाएगा D इंटू L का ट्वाइस, क्योंकि 2 लेयर बन रही है ना, एक लेयर नहीं बन रही, ऊपर भी लेयर बन रही है, नीचे भी लेयर बन रही है। अब रॉड को आगे मूव करोगे तो 2 लेयर साइमल्टेनियसली बन रही है। तो इतना एरिया हमारा बढ़ा
इंटू एस एनर्जी पर यूनिट एरिया जो हमें देना पड़ा। तो इतनी एनर्जी इस लेयर की इंक्रीज हुई और ये एनर्जी हमने वर्क करके सप्लाई की है, हम फ्रिक्शन तो मान नहीं रहे, आइडियल केस ले रहे हैं। तो ये इक्वल होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। अब डी और डी कैंसिल हो जाएगा तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी 2SL, ठीक है। तब इससे दो ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। एक तो S इज इक्वल टू F/2L और F ये दो इक्वेशंस हम लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 2SL, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है, इससे हमें पता चल रहा है सरफेस एरिया जो हमने एनर्जी पर यूनिट एरिया डिफाइन किया, दैट इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ। अब देख रहे हो, जैसे अगर ये L लेंथ है, ये जो रॉड की L लेंथ है, इसको साइड से देखोगे तो ये आप फोर्स लगा रहे हो एंड यहाँ पे सम T टेंशन रॉड पे पीछे लग रहा है, ठीक है। ये पीछे लग रहा है एंड F आगे लग रही है, तो फोर्स इज इक्वल टू 2SL आया। तो नेट फोर्स हमें 2SL लगाने पड़ रही है, इसको इक्वल लिख सकते हैं 2T के बराबर। तो टेंशन कितनी आ गई, टेंशन आ गई SL के बराबर। दिस इज एनर्जी पर यूनिट एरिया S जो हमने लिया था इनटू लेंथ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं S इज इक्वल टू टेंशन बाय लेंथ। एक सरफेस पे जो ये हो रहा है, एक सरफेस पे जो टेंशन लग रही है, दैट पर यूनिट लेंथ, ऐसा बोल सकते हैं हम टेंशन को। तो इससे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये आई कि S इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ। ये एक हम निकाल सकते हैं इससे ऑब्जर्वेशन कि अगर एक लिक्विड सरफेस है, अगर ये एक लिक्विड सरफेस है, इसमें कोई भी लाइन हम अज्यूम करें इस सरफेस के ऊपर, तो इस लाइन पे अगर ये L लेंथ की लाइन है तो इस पे इधर फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल्स के कारण एंड इधर भी फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल्स के कारण। तो इसका एक मेजर है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम जो भी लिक्विड का सरफेस टेंशन है, मान लो लिक्विड का सरफेस टेंशन S है, तो लेफ्ट में जो फोर्स लग रहा है दैट इज S इंटू एल एंड राइट में जो फोर्स लग रहा है वो भी S इंटू एल होगा। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा हम देख सकते हैं कि कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। तो दो वे में S को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया और फोर्स पर यूनिट लेंथ।